उत्तराखंड प्राकृतिक वैभवता के साथ आस्था, आध्यात्म और रोमांच का प्रतीक है। प्रकृति के सौंदर्य पथ में हिम शिखरों और जलधाराओं की विराटता व सरसता में लोक संस्कृति के साथ आस्था का प्रवाह मिलता है। उत्तराखंड की पहचान गंगा और हिमालय से है। उत्तराखंड की यात्रा जहां तीर्थाटन के लिए है, तो आधुनिक पर्यटन की सभी गतिविधियों के लिए भी। जहां यात्रा में आध्यात्मिक शांति ही नहीं, एक ऐसी ऊर्जा का एहसास होता है जो जीवन में नई स्फूर्ति प्रदान करती है। यही कारण है कि सदियों सदियों से उत्तराखंड हिमालय में ऋषि मुनियों, साधकों, चिंतकों, तीर्थयात्रियों सहित पर्यटकों का मोह सदैव बना रहा। प्रकृति पथ की इस यात्रा में हिम शिखरों तथा गंगा यमुना के साथ साथ अनगिनत देवस्थलों, पावन नदियों, झरनों, झीलों, घाटियों, बुग्यालों और दुर्लभ पशु पक्षी के पावन पड़ाव हैं। हिमालय की इस यात्रा में आस्था, आध्यात्म व रोमांच की निरंतरता मनुष्य को निरंतर आकर्षित करती रही है। ऐसे ही 19वीं शताब्दी के अंत में स्वामी विवेकानंद जी उत्तराखंड की ओर आकर्षित हुए और लगभग 12 वर्षों के कालक्रम में वे यहाँ ध्यान साधना और भ्रमण हेतु आते रहे। वर्तमान में उत्तराखंड का अधिकतर भूभाग अत्यधिक लोकप्रिय पर्यटन परिपथों से परिपूर्ण है। इन्हीं कुछ प्रसिद्ध परिपथों में स्वामी विवेकानंद जी के भ्रमण पथ चिन्ह है, लेकिन अधिकांश पर्यटक उन स्थलों पर नहीं पहुंच पाते जो उनके भ्रमण कार्यक्रम के निकट होते हैं। इसीलिए इन पर्यटन स्थलों को विवेकानंद पर्यटन परिपथ के रूप में प्रचारित प्रसारित करने की भी जरूरत है। स्वामी विवेकानंद जी ने उत्तराखंड हिमालय के आस्था, आध्यात्म, सौंदर्य में एक खास स्पंदन और एहसास का अनुभव किया। उसी अनुभव को महसूस करने के लिए वे उत्तराखंड हिमालय में एक बार नहीं कई बार आए और अपनी उत्तराखंड की अनेक यात्राओं में कई बार लंबी अवधि के लिए प्रवास भी किया। आपको उन्हीं महत्वपूर्ण जानकारियों और स्थलों के भ्रमण पर ले चलते हैं। ये भ्रमण हम करेंगे एक खास व्यक्तित्व के साथ, जो स्वामी जी के विचारों, दर्शन और उत्तराखंड हिमालय में विवेकानंद जी की अनुभूतियों से रूबरू रही हैं। डॉक्टर शुचिस्मिता सेनगुप्ता पांडे जी के साथ आपकी उत्तराखंड हिमालय में विवेकानंद के पद चिन्ह पुस्तक काफी लोकप्रिय है। आप सुप्रसिद्ध विचारक, चिंतक, लेखिका हैं। तो आइए चलते हैं हिमालय में विवेकानंद परिपथ पर। विश्व अरण्य विवेकानंद, जिनके संबंध में प्रसिद्ध साहित्यकार रोमा रोला का कहना था, जब वो भारतवर्ष आना चाहते थे और उन्होंने कवि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर से पूछा कि मैं भारतवर्ष आना चाहता हूं, उससे पूर्व मैं भारतवर्ष को जानना चाहता हूं। गुरुदेव ने उनको पत्र में लिखा, आप यदि भारतवर्ष को जानना चाहते हैं तो विवेकानंद को पढ़िए, उसमें सब कुछ धनात्मक है, ऋणात्मक कुछ भी नहीं। जो उन्होंने स्वामी विवेकानंद के बारे में लिखा, लाइफ ऑफ स्वामी विवेकानंद, वैसे तो स्वामी विवेकानंद के बारे में बहुतों ने लिखा है। स्वामी विवेकानंद की टीचिंग्स के बारे में, उनको लिपिबद्ध करने में हम भारतीयों से ज्यादा, और ये सच भी है, विदेशियों की भूमिका है। जब वो शिकागो से लंदन, लंदन से पेरिस और पूरे विश्व में 1893 से लेकर और 1897 कुल 4 वर्ष तक उन्होंने विश्व की परिक्रमा की, तो उनके हर भाषण को लिपिबद्ध करने में उन्हीं के एक विद्यार्थी जे गुडविन, जो उस समय अमेरिका के एक छात्र थे, स्वेच्छा से बिना किसी शुल्क के आशु लेखन कहते हैं, जिसे आशु मतलब छोटा होता है, जैसे शिव जी को आशुतोष कहा जाता है। आशु मतलब छोटा और लेखन मतलब जिसको हम स्टेनोग्राफी कहते हैं।
तो जे गुडविन एक ऐसे छात्र थे जिन्होंने स्टेनोग्राफी केवल इसलिए सीखी कि वो तुरंत स्वामी विवेकानंद के भाषण, उनकी शिक्षाओं को लिपिबद्ध कर सकें। ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम स्वामी विवेकानंद के बारे में जो कुछ भी पढ़ते हैं, जानते हैं, समझते हैं और आज की तारीख में इतने वर्षों के बाद जो जान पाए हैं, उसका 90% योगदान जे गुडविन का है। लेकिन परिहास देखिए विधान का कि जब स्वामी विवेकानंद अमेरिका से लौटकर आते हैं और उसके पश्चात अल्मोड़ा प्रवास में रहते हैं और जे गुडविन साउथ चले जाते हैं, तो ऊटी, जिसे हम उटकामंड भी कहते हैं, वहां उनको मलेरिया हो जाता है और मात्र 28 वर्ष की आयु में जे गुडविन दिवंगत हो जाते हैं। जब उनके दिवंगत होने की सूचना स्वामी जी को मिलती है तो वो कहते हैं, आज मेरा स्वर और मेरी लेखनी समाप्त हो गई, और एक कविता लिखते हैं, रिक्वेस्ट कैट फॉर पीस, उसे शांति में विश्राम मिले। ये कविता अल्मोड़ा में लिखी गई और सिस्टर निवेदिता ने बहुत बाद में इसको लंदन भेजा उनकी माताजी के पास। उस समय उनकी माताजी को यह पता ही नहीं चल पाया कि जे गुडविन के सामान के साथ जो 3-4 बड़े बड़े बक्से पानी के जहाज में आए थे और छोटे छोटे आशुलेखन में लिखा हुआ था, उसको ट्रैश समझकर समुद्र में फेंक दिया गया। मतलब स्वामी विवेकानंद की शिक्षा, उनकी वाणी के संबंध में वो सब कुछ समुद्र में चला गया जो जे गुडविन अपने आशुलेखन में लिखे थे। यहां इन बातों का उल्लेख इसलिए आवश्यक है, स्वामी विवेकानंद जब छात्र थे, विद्यार्थी थे, और एक आम विद्यार्थी की तरह ही उनका जीवन था। उनके पिताजी कोलकाता ब्रिटिश कोर्ट में बहुत नामी वकील थे, लेकिन यह भी विधि का परिहास देखिए कि जब अचानक उनकी मृत्यु हो गई और परिवार एक भयंकर आर्थिक संकट में आ गया, तो स्वामी विवेकानंद को पिताजी की मुखाग्नि के पश्चात यह पता चला कि उनके भाइयों ने, जो उनके चचेरे और आत्मीय परिजन थे, उन्होंने उन्हीं के मकान से निष्कासित कर दिया। तो ये एक भयंकर, एक विकराल परिस्थिति थी जो उनके विद्यार्थी जीवन में उनको सम्मुखीन होना पड़ा। लेकिन आज जब मैं देखती हूँ युवाओं को, सभी लोग देखते हैं कि छोटी छोटी असफलताओं के कारण विद्यार्थी आत्महत्या कर लेते हैं, संघर्ष के सम्मुखीन होना नहीं चाहते जैसे। तो हमारे युवाओं को, हमारे किशोरों को जीवन के संघर्ष, स्ट्रगल्स को फेस करने के लिए जिस स्ट्रेंथ की आवश्यकता है, उस स्ट्रेंथ के लिए स्वामी विवेकानंद की इन वाणी, इन शिक्षा, और जिसका प्रादुर्भाव ही हुआ हिमालय से। अगर आप युगनायक, जो कि 3 वॉल्यूम्स में है, उसका पहला वॉल्यूम देखेंगे तो उसमें एक पृष्ठ में बहुत ही स्पष्ट लिखा हुआ है, जहां स्वामी विवेकानंद अपने मित्र गंगाधर, बाद में जिनका नाम अखंडानंद हुआ और उनको प्यार से गैंजेस कहते थे, उनको कहा, देखो गैंजेस, हमें सीधे उत्तराखंड जाना होगा। ऐसे ही लिखा है बिल्कुल कि उत्तराखंड जाना होगा। और वो सीधे कोलकाता से चल के ट्रेन में काठगोदाम तक और पैदल नैनीताल होते हुए अल्मोड़ा आए। स्वामी विवेकानंद 1888 में सबसे पहले ऋषिकेश आए थे और उसके पश्चात फिर 1890 में अल्मोड़ा से चल के वो ऋषिकेश आए। ऋषिकेश में 2 घटनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। एक है चंद्रेश्वर महादेव मंदिर में, जहाँ एक गुफा में उन्होंने तपस्या की और उन्होंने ये पाया कि चंद्रभागा नदी जो गुजरी है, तो वहाँ जब बाढ़ आती है तो बाढ़ का पानी जब तक शिवलिंग को स्पर्श नहीं कर लेता तब तक वो रिसीव नहीं करता, तब तक वो वापस नहीं जाता। तो इसको देखने के लिए स्वामी विवेकानंद ने स्वयं वहाँ बैठकर, मॉनसून का समय था और बाढ़ बहुत आई हुई थी, चंद्रेश्वर मंदिर में उन्होंने तपस्या की और देखा उन्होंने इस बात को, गंगा जी आ रही हैं और उसका पानी जो है वो वहाँ स्पर्श कर रहा है शिवलिंग को, उसके बाद ही पानी वापस जा रहा है। और यहीं पर कैलाश आश्रम में हम देखते हैं
अन्य सन्यासियों के साथ स्वामी विवेकानंद का भी नाम है। कैलाश आश्रम में उनका प्रवास रहा और सभी सन्यासियों के साथ उन्होंने बहुत वार्ता की। उस समय देश की जो स्थिति थी, जो हमारे देश में अशिक्षा, रोग, सामाजिक कुरीतियों का बोलबाला था, इसके संबंध में उन्होंने बहुत सारी चर्चा ऋषिकेश के तत्कालीन सन्यासियों के साथ की। ऐसे अगर हम इतिहास में देखें तो 1890 से पहले भी 1888 में वो ऋषिकेश आए थे, लेकिन वहां अपने गुरु भाइयों के अस्वस्थ हो जाने के कारण उनको कोलकाता वापस जाना पड़ा। परंतु उनकी जो भारत यात्रा थी वो उत्तराखंड से ही प्रारंभ हुई और वो हुई 1890 में। तो इस प्रकार जब 1890 में वो कोलकाता से चले और नैनीताल होते हुए अल्मोड़ा पहुंचे, तो जो सबसे बड़ी घटना है वो घटना है काकड़ी घाट नामक स्थान पर पीपल के पेड़ के नीचे उनके ध्यानस्थ होने की। वैसे तो उनकी तपस्याओं की कहानी पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में सभी जगह हम पाते हैं, लेकिन जो काकड़ी घाट का स्थान है जहां पीपल का पेड़ है और भैरव जी का मंदिर है, शिव जी का मंदिर है, उसके नीचे जब वो ध्यानस्थ हुए तो उनको जो अनुभव हुआ, उस अनुभव को उन्होंने तुरंत लिखा तो बंगला में, लेकिन बाद में उनको जब अखंडानंद जी ने पूछा कि नरेन तुम्हें क्या हुआ, तुम तो बिल्कुल संज्ञाहीन हो गए। बोले मेरे जीवन के एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान हो गया। यत पिंडे तद ब्रह्मांडे, जो हमारे शरीर के अंदर सूक्ष्म रूप में है वही विश्व ब्रह्मांड में स्थूल रूप में है, ये मैंने आज जाना, जिसे उन्होंने बाद में माइक्रोकॉस्म और मैक्रोकॉस्म का नाम दिया। और केवल शिकागो में ही नहीं, उसे लंदन में, पेरिस में बहुत जगह इस पर व्याख्यान दिया। अगर हमारे युवा चाहें तो इसे नेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस लेक्चर का नाम ही है माइक्रोकॉस्म एंड मैक्रोकॉस्म बाय स्वामी विवेकानंद। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि वो कोई विज्ञान के छात्र नहीं थे, वो तो सामान्य बीएससी के छात्र थे जो लॉ करना चाह रहे। लेकिन इस माइक्रोकॉस्म और मैक्रोकॉस्म की थ्योरी के अंदर जो उन्होंने यह शरीर जो 5 तत्वों से मिलकर बना है, जिन परमाणुओं से मिलकर बना है, उसका विश्व ब्रह्मांड के इस स्थूल अवयव में, जैसा कि हमारे उपनिषदों में भी लिखा है यत पिंडे तद ब्रह्मांडे, वो कैसे एक समीकरण में व्याप्त है जिससे जीवन और मृत्यु का भय ही समाप्त हो जाता है कि हमारा शरीर जिन तथ्यों से, जिन अवयवों से मिला है, बना हुआ है, उसी में एक दिन लीन हो जाएगा और बाद में उसका फिर रीऑर्गेनाइजेशन होगा तो एक दूसरा शरीर ले लेगा। इट इज एज सिंपल एज अ साइंटिफिक थ्योरी। लेकिन उसको जिस तरह से किया गया है, जिस तरह से बताया है माइक्रोकॉस्म और मैक्रोकॉस्म में, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। इसलिए आज जब भी हम काकड़ी घाट जाते हैं, हालांकि वो पीपल का पेड़ थोड़ा सूख गया है, उसको क्लोन भी किया गया है पंतनगर विश्वविद्यालय द्वारा, लेकिन उसको क्लोन करके भी और पीपल के पेड़ ग्रो कर रहे हैं वहां पे। वहां पर जाने से जो एक अनुभूति होती है, वो अनुभूति अपने आप में इस दिव्यता को परिलक्षित करती है कि इतने वर्षों पहले 1890 में जिस माइक्रोकॉस्म और मैक्रोकॉस्म के थ्योरी को प्रतिपादित किया गया, अगर आप देखें तो सन 2012 में 4 जुलाई को जो हिग्स बोसॉन की थ्योरी आई, जिसमें गॉड्स पार्टिकल का उल्लेख किया गया, जिसमें बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने अपना अवदान दिया, वो स्वामी विवेकानंद के माइक्रोकॉस्म और मैक्रोकॉस्म की थ्योरी से कितना मिलता जुलता, कितना इक्वल है। लेकिन हम भारतीय इसका गर्व ही नहीं लेना जाने कभी भी, इसलिए क्योंकि हमने इसके महत्व को शायद कम आंका। आज जिस गॉड्स पार्टिकल के बात वैज्ञानिक करते हैं, जिस हिग्स बोसॉन की बात करते हैं, उसका प्रादुर्भाव कब हुआ? 1890 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा। काकड़ी घाट से प्रोसीड करके जब स्वामी विवेकानंद अल्मोड़ा की तरफ जाते हैं तो एक और बहुत महत्वपूर्ण स्थान है करबला। करबला में पैदल जाते हुए वो बेहोश हो जाते हैं और उनके लिए पानी ढूंढने के लिए अखंडानंद गांव की तरफ चले जाते हैं। लेकिन पानी न मिलने पर वो उनको बहुत देर हो जाती है लौटने में। तो वहाँ पर एक मुसलमानों का
ग्रेवयार्ड है जो वहाँ पर मृत व्यक्तियों को जहाँ अंतिम कार्य किया जाता है मुसलमान व्यक्तियों का, तो वहाँ पर एक जुल्फिकार अली नाम के कीपर वो ककड़ी लेकर आते हैं और वो दूर रख देते हैं ककड़ी को, लेकिन स्वामी विवेकानंद के अंदर इतनी ऊर्जा नहीं होती है कि वो हाथ से लेकर खा सकें। तो वो कहते हैं भाई मेरे मुंह में डाल दो, काट के मेरे मुंह में डाल दो ककड़ी को। ककड़ी कहते हैं पहाड़ी खीरा को। लेकिन वो कहते हैं आप तो एक हिंदू सन्यासी हैं, मैं एक मुसलमान फकीर हूँ, मैं कैसे आपके मुंह में डालूं? मैं नहीं डाल सकता, क्योंकि बहुत जगजाहिर है हमारा सामाजिक जो प्रतिबंध हुआ करते थे, जो ऑब्स्टेकल्स हुआ करते थे। लेकिन वो कहते हैं तुम तो मेरे भाई हो, अगर मेरे मुंह में नहीं डालोगे मैं मर जाऊंगा। तो वो जबरदस्ती उसको खिलाने को कहते हैं और वो खिलाते हैं, तो उनको थोड़ा संज्ञान होता है। ये कहानी सुनने में बहुत सिंपल लगती है, बहुत सहज सी लगती है, किसी को भी प्यास लगे कोई कहीं भी मांग सकता है, किसी के हाथ से खा सकता है। लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि जब 1897 में शिकागो से लौट कर आते हैं, और तब तो विवेकानंद जी को सब लोग जानते हैं, तब तो उनका रेड कार्पेट वेलकम होता है। तो लोधिया से जब लाल रंग के कारपेट को बिछा के लाला बद्री शाह उनको वहां तक अल्मोड़ा तक वेलकम कर रहे हैं, रथ भेजा गया है, हजारों लोग आए हैं, तो ये जुल्फिकार अली जो दूर खड़े हैं, स्वामी विवेकानंद रथ से उतरते हैं, उसको लेकर आते हैं और सबके सामने परिचय कराते हैं कि यही व्यक्ति है जिसके लिए मैं आज जीवित हूं। ये ना होता तो मैं जीवित भी ना होता, ये शिकागो भी नहीं होता, ये विवेकानंद भी आपके सामने नहीं होता, स्पष्ट कहते हैं। और उसको बहुत सम्मान देते हैं। 4 वर्ष पूर्व जिससे वो मिले थे उसको पहचानना और अपने समकक्ष उसको लाकर इतना सम्मान देना एक इतने बड़े विश्वरेण्य व्यक्तित्व के लिए एक बहुत बड़ी बात है, जिसको आज का युवा, केवल युवा ही क्यों, प्रत्येक विश्व का नागरिक जो थोड़े से भी सम्मान के बाद अहंकार से भर जाता है, उसके लिए एक जीवन में ये एक बहुत बड़ी घटना है जिसे हम सबको इससे शिक्षा लेनी चाहिए। लाला बद्री शाह जी एक ऐसे व्यक्ति थे जिनको जो विवेकानंद को जानते नहीं थे, उनके साथ में जो शिष्य आए थे उनको भी नहीं जानते थे, लेकिन इस पहले ही विजिट में उन्होंने अपने घर में जगह दी, रहने दिया निःशुल्क। और सिर्फ यही नहीं, जब जब विवेकानंद आए, 1890 में आए, फिर 1897 में आए, बाद में भी आए, लेकिन तब तक लाला बद्री शाह जीवित नहीं थे, तो वो उन्हीं के घर में ठहरे। तो जिस कक्ष में स्वामी विवेकानंद की पादुकाएं रखी हैं, उनका टेबल लैंप रखा है, उनकी पुस्तकें रखी हैं, उनकी लेखनी रखी है, उनके पोशाक रखे हैं, उस कमरे को वो लोग एक मंदिर की तरह सुरक्षित रखते हैं, उसको व्यवस्थित रखते हैं, उसको यूज तक नहीं करते, सुबह शाम पूजा अर्चना करते हैं। स्वामी विवेकानंद का कक्ष तो ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे बहुत ही अच्छे से सुरक्षित रखा गया है। इसी से जुड़ी एक घटना है, जब लाला बद्री शाह जी को स्वामी विवेकानंद कहते हैं, ये शिकागो जाने से बहुत पहले की बात है, 1890 में ही, कि मुझे एक ऐसी पहाड़ी बताइए, एक ऐसी जगह बताइए जिसके कारण मैं उत्तराखंड आया हूं, कि मैं एकाकी रूप से तपस्या कर सकूं और ईश्वर के दर्शन कर सकूं। बोले मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। तो बोले यहां से 40 किलोमीटर दूर दीनापानी में स्कंद पुराण में जिसका उल्लेख है कि माता भगवती ने, दुर्गा जी ने, जहां पर महिषासुर को मारने का संकल्प लिया था, वो पत्थर पे बना हुआ है, वो आज भी देखा जा सकता है, उसका प्रस्तर चित्र कहते हैं उसको। वहां कसार देवी का मंदिर है, वहां छोटी छोटी बहुत सारी गुफाएं हैं, आप वहां जाएं, वहां आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, गांव वाले बहुत दूर दूर रहते हैं। स्वामी विवेकानंद वहां जाते हैं। 2-3 दिन के बाद उनको ऐसा लगता है जैसे उनको कोई बाहर से बुला रहा है। 1 बार 2 बार ऐसा होने के बाद जब वो और नहीं रह पाते और बाहर आते हैं, तो उनको गांव वाले बताते हैं कि कोलकाता से आपके लिए टेलीग्राम आया था, जिस टेलीग्राम को बहुत बार लाने के बाद पोस्टमैन उसको लाला बद्री शाह जी के यहाँ वापस ले गया। इस टेलीग्राम में उनकी बहन योगींद्र बाला, जो उनके ठीक बाद की बहन थी, बहुत प्रेम करते थे उसको, शिक्षा दीक्षा, खेलना कूदना सब कुछ, बहन की तरह नहीं एक भाई की तरह उसको ट्रीट करते थे। उसने आत्महत्या कर ली। मात्र 17 वर्ष की बहन का आत्महत्या, जिसका विवाह करके वो कोलकाता से आए थे, वो बिल्कुल किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं। उस समय जब बालिकाएं विधवा हो जाती थी तो जबरन उनको सती दाह कर दिया जाता था। स्वामी विवेकानंद लिखते हैं सिस्टर निवेदिता को एक पत्र में कि मैंने उसी दिन सोचा, उसी कसार देवी में संकल्प लिया कि आज के बाद मैं ये कभी नहीं सोचूंगा
कि इस देश में तपस्या की कोई आवश्यकता गुफाओं में है। इस देश में अगर तपस्या की आवश्यकता है तो वो माताओं को, बहनों को, बेटियों को, सबको शिक्षित करना और उन्हें अपने पैरों पर खड़े होने की जिजीविषा को जगाना है। जब हम देखते हैं कि स्वामी विवेकानंद 1890 में ऋषिकेश जाके और फिर वो बद्रीनाथ की तरफ जाते हैं और वहां पर अकाल पड़ता है। अकाल पड़ने के कारण तो वो पैदल पैदल इसी मसूरी में मार्ग पर इसी मंदिर पे आते हैं और इस मंदिर पे वो देखते हैं कि एक दिया जल रहा है और स्वामी तुरानंद जो उनके गुरु भाई थे वो यहाँ बैठकर तपस्या कर रहे हैं। तब यहाँ पर बैठकर नवरात्र का समय था, 13 अक्टूबर 1890 से लगभग 12-13 दिन एक पक्ष वो यहीं रहे। और इसके बारे में एक बार जब किसी लंदन में किसी फिजिक्स के प्रोफेसर ने उनसे पूछा कि आप हमेशा कहते रहते हैं कि हिमालय के कंदराओं में ये है, हिमालय के गुफाओं में तपस्या में ये फल मिलता है, क्या करते हैं आप, तपस्याओं से क्या फल मिलता है आपको? तो विवेकानंद उनसे पूछते हैं, व्हाट डू यू डू? ही सेड, आई एम अ फिजिक्स प्रोफेसर। बोले, आप तो इसका मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी जानते हैं? बोले, यस, वेरी वेल। बोले, हमारे जो ये योगी सन्यासी हिमालय की गुफाओं में, कंदराओं में तपस्या करते हैं, ये अपने शरीर से, अपनी आत्मा से, अपने अंतर्मन से जो धनात्मक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, पूरे वर्ल्ड में जो नेगेटिव एनर्जी है उसको न्यूट्रलाइज करते हैं। द प्रोफेसर राइट्स कि आज तक मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी के बारे में तो बहुत पढ़ा था, लेकिन तपस्याओं से उसका ये संबंध है, मैं आज जानकर चमत्कृत हो गया और भारतीयता को मैं नमन करता हूं। जहां तक उत्तराखंड के हिमालय की बात है, स्वामी विवेकानंद कुल 5 बार आए। 1890, 1888 को भी मान लें क्योंकि ऋषिकेश आए, तो 1888 में ऋषिकेश, 1890 में अल्मोड़ा, ऋषिकेश, देहरादून। फिर 1897 में जब वो अल्मोड़ा आए, उसके बाद बागेश्वर उस समय अल्मोड़ा का ही हिस्सा हुआ करता था, आज तो नया जिला है। तो वहां एक स्थान है देवलधार। उस देवलधार में लाला बद्री शाह जी के कजिन थे चिरंजी लाल शाह, उनका एक ग्लास हाउस था। वहां पर वो 47 दिन रहे। डॉक्यूमेंट्स में तो ये है कि उन्होंने वहां पर बहुत कुछ लिखा, बहुत सारे पत्र लिखे, किताबें तो उन्होंने कभी नहीं लिखी। उन्होंने पत्र लिखे, घुड़सवारी की, वहां रहे भी। लेकिन वहां का इंपॉर्टेंस ये है कि 1897 में वहां से लौटने के बाद अमेरिका में उनकी बहुत समालोचनाएं भी हुई। ऐसी समालोचनाएं जो बहुत पॉजिटिव नहीं थी। इसके बारे में जरा लोग कम ही जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद की बहुत सारी ऐसी आलोचनाएं भी अमेरिकन प्रेस में हुई जिसका भारतीयों को बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं हुआ, लेकिन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में इसकी बहुत क्रिटिसिज्म हुई कि स्वामी विवेकानंद की आलोचना अमेरिका में हो रही है। लेकिन जब अमेरिकन प्रेस के में छपी हुई बातों को वहां के शिष्याओं ने यहां भेजा पत्र के माध्यम से, तो उन्होंने इसी देवलधार एस्टेट में चिरंजी लाल शाह जी के ग्लास हाउस में बैठकर इतने पत्र लिखे और पत्र लिखकर अपने शिष्यों से कहा कि इनको छपवाइए, और वो छपे, अमेरिकन प्रेस में छपे। और लगभग 47 दिन में लिखे हुए उन पत्रों पर जो अपने उन्होंने उद्गार व्यक्त किए बहुत ही स्मूथली कि अमेरिकन प्रेस में यह कहा गया है, इसके बारे में मेरा यह मंतव्य है, इसको दोबारा विजिट किया जाए, मेरी बातों को दोबारा से माना जाए, सुना जाए, पढ़ा जाए। ऐसा करने कई बार ऐसा पत्र छपने के बाद अमेरिकन प्रेस वॉज साइलेंट। लेकिन यह जानना भी बहुत जरूरी है क्योंकि पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन का और शिकागो का ब्रदर्स एंड सिस्टर्स की बात का तो बहुत लोग जानते हैं, लेकिन उसका जो आफ्टर इफेक्ट है, क्योंकि वो 4 साल फिर इंडिया लौट नहीं पाए। वो तो आए 1897 में, 97 में, 1897 में वो आए, उसके बाद फिर 1898 में गए। तो इस बीच में जो कुछ भी हुआ और जो वहां पर लेक्चर्स देने के प्रभाव हुए, जिसकी वजह से लोगों ने इंडिया को जाना और फॉरेन से इतने लोग इंडिया आए, क्योंकि उससे पहले तो इंडिया का एक ऐसी छवि थी जैसे गुलाम है, सपेरों का देश है, बहुत जगह ये कहा गया है, वैसा कहा गया है, अशिक्षित है, बिल्कुल इनके अंदर तो कल्चर नाम की कोई चीज ही नहीं है। लेकिन जिस कल्चर की बात स्वामी विवेकानंद ने वहां बताई और यहां से पत्रों के माध्यम से ये सब लिख के वहां छपे,
तो इसका एक प्रगाढ़ प्रभाव हुआ। ऐसा समझ लीजिए कि योग, ध्यान, तपस्या, इतिहास, इन सब के अलावा भारतवर्ष का जो इतने शताब्दियों का एक अनमोल धरोहर था, हम क्या करते थे, क्या जानते थे, ये स्वामी विवेकानंद से पहले कभी नहीं हुआ। हिमालय के बारे में ही एक घटना है कि जब वो साउथ जाते हैं और वहाँ पर TSR शास्त्री उनके बेटे बैठ के हिमालय के बारे में पढ़ रहे हैं मेघदूतम में, और वहाँ वो श्लोक पढ़ते हैं अस्युत्तराम दिशि देवात्मा नागादिरज एव हिमालय। तो मानदंड शब्द के ऊपर, जो तराजू का मानदंड होता है, उसके ऊपर वो उस बच्चे को यह हिमालय किस तरह से भारतवर्ष की रक्षा करता है, यह हिमालय किस तरह से मेडिसिनल प्लांट्स का एक रिजर्वॉयर है, ये हिमालय हमारे लिए कितना बड़ा धरोहर है, इसका एक पूरा लेक्चर देते हैं। एक बुक है लेटर्स बाय ईस्टर्न एंड वेस्टर्न डिसाइपल्स ऑफ स्वामी विवेकानंद। इसमें शास्त्री जी ने अपने उस अनुभव का जो विशद वर्णन किया है कि मैं छात्र था, मात्र कक्षा 7 में पढ़ता था और हिमालय के बारे में उतना ही जानता था जितना मेरे टीचर ने बताया, और मैं बार बार उस श्लोक को रट रहा था। लेकिन जब स्वामी विवेकानंद मेरे पिताजी से मिलने आए और मेरे पिताजी कोर्ट गए हुए थे और मुझे समय मिल गया उनसे बात करने का, उनसे शिक्षा लेने का, तब जैसे हिमालय मेरे सामने एक अलग सा एक चित्र बनके, एक मानचित्र मेरे सामने आया, क्योंकि वो तो साउथ के छात्र थे, कभी उत्तर भारत नहीं आए थे। लेकिन हिमालय क्या है, कैसा है, और इसकी और भी घटनाएं मिलती हैं। जब स्वामी विवेकानंद अल्मोड़ा में खड़े हैं और सामने पूरा 5 शिखर जो हम आज भी देखते हैं, नंदा देवी, त्रिशूल, उसके सामने जब स्वामी विवेकानंद खड़े होते हैं तो वो देखते हैं कि एक शिखर, उसके बाद नीचे आता है, फिर दूसरा शिखर, और वो कहते हैं दीज आर आवर हिस्टोरिकल एसेट्स। हम अपने जीवन में एक संघर्ष से कितना थक जाते हैं, लेकिन जीवन जैसे उत्तुंगता का नाम है, वैसे शिखर तक चढ़ना, फिर उतरना, फिर दोबारा चढ़ना, ये हमें कितना कुछ सिखा जाता है। ऐसे ही हम एक और घटना देखते हैं फ्रेंड्स ऑफ ऑल करके स्वामी विवेकानंद की घटनाओं के ऊपर, कि जब वो ऐसे ही अल्मोड़ा और आगे तक जाते हैं पैदल, तो एक वृद्ध सज्जन पहाड़ पे बैठे हैं, कह रहे मैं और आगे नहीं जा सकता हूँ, मैं बहुत थक गया हूँ। वो उनको उठाते हैं, उनको घुमाते हैं, कहते हैं ये नीचे की पूरी सड़क देखिए। तो वो जो सर्पिल सा वो पहाड़ी सड़क वो देखता है वो वृद्ध, वो कहते हैं मैं इस सड़क से होकर आया हूँ, यानी इसी से तो आप आए हैं। तो वो सर्पेंटाइन जो वो पूरा नीचे से ऊपर तक उसको जैसे एक एनर्जी दे जाता है कि जब मैं इतना चढ़ के आया हूँ तो मुझे आगे जाने से कोई भी रोक नहीं सकता। तो ये जो छोटी छोटी घटनाएं हैं जो पूरे उत्तराखंड के हिमालय में साइंटिफिकली कह लीजिए, कल्चरली कह लीजिए, स्पिरिचुअली कह लीजिए, ओतप्रोत रूप से जुड़ी हैं, इनको जैसे एक परिपथ में बांधकर हमें इसका निचोड़ निकालने की जरूरत है। यहाँ चंपावत जिले में श्यामलाताल एक जगह है जहाँ स्वामी विवेकानंद जी ने एक विवेकानंद आश्रम की स्थापना की है। वहाँ हॉस्पिटल है, वहाँ जो पेड़ पौधे सब्जियां उगाई जाती हैं, आपको वहाँ अनार से लेकर प्लम तक और सब कुछ मिल जाएगा। वहाँ महाराज लोग खुद खेती करते हैं, और जो वो हॉस्पिटल चलाते हैं, आज भी वही हॉस्पिटल एकमात्र ऐसा हॉस्पिटल है जो चंपावत और टनकपुर का वो जो पूरा 40 किलोमीटर की परिधि में जितने गांव हैं उसकी सेवा शुश्रूषा कर रहा है। वहाँ चाहे दांत का फ्लोरोसिस हो, वहाँ एक्सरे मशीन भी है, ऑपरेशन थिएटर भी है, सब कुछ है। ऐसी मायावती में 1898 में जोसेफाइन मैक्लॉयड के साथ जब वो आते हैं ये लोग, कैप्टन सेवियर और मिसेस सेवियर, ये फौज में थे। कैप्टन सेवियर एक फौज के थे और उनकी मिसेस भी थी, और वो स्वामी विवेकानंद की प्रेरणा से यहाँ आते हैं, और वहाँ जो उन्होंने मायावती का द्वैत आश्रम एस्टैब्लिश किया स्वामी विवेकानंद की प्रेरणा से, वहाँ भी आप देखेंगे इतना बड़ा हॉस्पिटल जो इतने सुदूर क्षेत्र में गांव के लोगों की सेवा शुश्रूषा कर रहा है। वहाँ मेडिटेशन पॉइंट भी है। वहाँ विवेकानंद झील करके जो पानी का रिजर्वॉयर है, उसको चारों तरफ से इस तरह से प्लास्टिक से घेरा गया है कि वो पानी जमता नहीं है। और वहीं पर ऑर्चर्ड्स में सारे फल फूल सब्जियां उगाई जाती हैं जो हॉस्पिटल के भी काम आती हैं, वहाँ जाने वाले लोगों के भी काम आती हैं।
प्रबुद्ध भारत, अवेकनिंग इंडिया, ये एक ऐसा उस समय जो 1896 में जिसका पब्लिकेशन चेन्नई से शुरू हुआ था, मद्रास कहते थे उस समय, उसको दोबारा से स्वामी विवेकानंद ने शिकागो से लौटने के बाद शुरू किया और कैप्टन सेवियर और मिसेस सेवियर के साथ ये अल्मोड़ा से इसका पब्लिकेशन शुरू हुआ। और थॉमसन हाउस एक जगह है जहाँ पर इस समय एक पॉलिटेक्निक रन करता है मॉल रोड में अल्मोड़ा में, वहाँ पर ये छापाखाना लेकर आए। सेवियर दंपत्ति जो है लंदन से छापाखाना लेकर आए और प्रबुद्ध भारत का छापना शुरू किया और पहला इशू जो है वो अगस्त 1898 में शुरू हुआ और आज तक ये छप रहा है। भारत देश में किसी भी मैगजीन का छपना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन बड़ी बात यह है कि उस समय, जिस समय हम बिल्कुल अंग्रेज़ों के पैरों के नीचे गुलाम थे, उस समय स्वामी विवेकानंद का ये कॉन्सेप्ट कि भारत को कैसे युवाओं के बीच में जगाया जाए, उसके इतिहास को बताया जाए, उसके वर्तमान को बताया जाए, साइंटिफिक एप्टीट्यूड के साथ साथ स्पिरिचुअलिज्म को कैसे जगाया जाए, ये अवेकनिंग इंडिया का काम था। तो उसमें जो आर्टिकल्स छपते थे, स्वामी विवेकानंद स्वयं भी उसमें उसको मॉनिटर करते थे और बाकी सब लोग लिखते थे उसमें, वो अवेकनिंग इंडिया जो प्रबुद्ध भारत उसका सही नाम है बिल्कुल, उस मैगजीन ने जो 1898 में अपनी जर्नी शुरू की अगस्त में और आज तक निर्बाध रूप से चल रहा है, उत्तराखंड के मायावती नामक स्थान में, लोहा घाट में, जो चंपावत जिले में है, आज भी छपता है और वो छापाखाना आज भी रखा हुआ है। ये हेरिटेज साइट है, इसको सबको जानना चाहिए। हम अगर नेट में भी देखेंगे तो 100 ईयर्स ऑफ प्रबुद्ध भारत, 100 ईयर्स ऑफ अवेकनिंग इंडिया हमको मिल जाएगा और उसके हर आर्टिकल को हमें हृदयंगम करना चाहिए, अपने युवाओं को बताना चाहिए। ये स्वामी विवेकानंद की शिक्षा जैसे स्वामी विवेकानंद के शरीर छोड़ने से कहीं समाप्त नहीं हुई है। इन चिकित्सकों को देखकर, इन सन्यासी महाराजों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे स्वामी विवेकानंद अपना अंश इन सभी लोगों में दे कर गए हैं और आगे आने वाले पता नहीं कितने सालों में उनकी शिक्षा से, उनकी जिजीविषा से ये जागृत रहेगी। उत्तराखंड में 1901 में जब मोरनौला होते हुए स्वामी विवेकानंद इसी मायावती आश्रम में आते हैं तो बहुत बर्फबारी हुई थी। मोरनौला में एक PWD गेस्ट हाउस में जब वो आते हैं तो खाने को कुछ नहीं। गांव का एक चौकीदार आके कहता है, सन्यासी महाराज आप कैसे यहाँ रहेंगे? तो वहाँ उनको बुलाते हैं, लकड़ी वकड़ी इकट्ठा करते हैं और खिचड़ी बनाते हैं। तो उनके साथ जितने भी लोग थे, मोरनौला और पहाड़ पानी से भी बहुत लोग आए थे। 1 जनवरी जिसको हम लोग न्यू ईयर के रूप में मनाते हैं और इतना हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, वेस्टर्न स्टाइल में सेलिब्रेट करते हैं, तो आजकल के युवा अगर जाने कि स्वामी विवेकानंद उस भयंकर ठंड में इतने कम कपड़ों में उस दुरूह स्थान पर एक बड़े से मिट्टी के पतीले में खिचड़ी बनाकर खुद भी खाते हैं, सबको खिलाते हैं और बड़े मजे से वो न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं, तो ये बहुत अपने आप को जैसे एक एनर्जी देता है। वहाँ पर भी बहुत सारी घटनाएं हैं। JC बोस का नाम हम जानते हैं, जगदीश चंद्र बोस आचार्य, जिन्होंने पूरे वर्ल्ड को पहली बार बताया कि प्लांट में लाइफ होता है। लेकिन इसका भी उद्भव यहीं से है। सर JC बोस कई बार मायावती आए और ये सर JC बोस हैं जिनका रिसर्च अंग्रेजों ने वहाँ आउट भी नहीं होने दिया। वो सिस्टर निवेदिता ही थी जिन्होंने अपने सेविंग्स से उसको लेकर गई और पूरे लंदन में सारे साइंटिस्ट के सामने उन्होंने दिखाया कि प्लांट में लाइफ होता है। इसको कैसे सर JC बोस ने प्रूव किया, जिसकी वजह से सर JC बोस का नाम आज इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा है that he is the first scientist, the first botanist who told the world that plants have life। लेकिन इसका भी उद्भव मायावती के ही सुंदर ग्रीनरी फॉरेस्ट एरिया में हुआ, जहां सर JC बोस ने बहुत रिसर्च किया। इस प्रकार स्वामी विवेकानंद की यात्रा को अगर हम एक परिपथ के रूप में भावायित कर सके, एक निरूपित कर सके, तो 88, 1890, 1897, 1898 और 1901, क्योंकि 1902 4 जुलाई को तो वो दिवंगत हो गए। तो ये जो पूरा एक पंचवर्ष का एक यात्रा है, तो ये केवल एक यात्रा ही नहीं थी, क्योंकि बहुत सारे साधु संत हैं, हिमालय की यात्रा करते हैं, हिमालय से आसमुद्र हिमाचल की हम करते हैं। स्वामी विवेकानंद भी कन्याकुमारी तक गए, भारतवर्ष में कहाँ कहाँ उन्होंने तप किया। लेकिन ये जो पर्टिकुलरली हिमालय का क्षेत्र है, जिसको इन्होंने अपने पैरों से अनुभव किया,
चल के, समझ के, जानकर हिमालय को अपने अंदर अंतर्निहित करके, ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए धरोहर है। हम सब उत्तराखंड वासियों के लिए एक गर्व है। हम नमन करते हैं स्वामी विवेकानंद को, स्वामी विवेकानंद की शिक्षा को। मैंने इस साल देखा 4 जुलाई को बहुत सारे लोगों ने स्वामी विवेकानंद के तिरोधान दिवस को मनाने के लिए बहुत मैसेज दिए, बहुत फोटोग्राफ दिए। सच बताऊं तो मुझे बहुत दुख हुआ। स्वामी विवेकानंद का कोई तिरोधान दिवस नहीं है। रामकृष्ण मिशन कभी उनका तिरोधान दिवस नहीं मनाता। वो 4 जुलाई को केवल अपना शरीर छोड़ गए। अब उनकी आत्मा हमारे भारत में, हमारे इन हिमालयों में बसती है और वो बसेगी हमेशा। जब तक हम जीवित रहेंगे, स्वामी विवेकानंद जीवित रहेंगे। उत्तराखंड हिमालय, जहां की शांति, सौंदर्य और आध्यात्म ने स्वामी विवेकानंद जी को अपने शक्ति पुंज में अनेक बार आने को प्रेरित किया। यहाँ वो धरती है जिसके स्पंदन को स्वामी जी ने महसूस किया, अपने विचारों तथा चिंतन में सम्मिलित कर विस्तार प्रदान किया। ऐसे वो स्थान जो तब अत्यधिक जटिल थे और आज बहुत सुगम। तो आइए उसी स्पंदन को महसूस करने विवेकानंद पथ पर भ्रमण करें। ये वो स्थान है जो आपके आध्यात्म, आस्था, चिंतन, रोमांच और यहाँ तक कि आपके सामान्य पर्यटन को भी पारलौकिक अनुभूतियों से परिपूर्ण कर जाएगा। तो आइए उसी स्पंदन को महसूस करने के लिए उत्तराखंड